हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चाहे आप क्लास 12th में हो या फिर आरपीएससी या कोई और एग्जाम के लिए क्लियर करने का सोच रहे हो या फिर आप यूजीसी नेट कर रहे हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगी, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो फॉर क्लास 12। आइए बिना किसी टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। आज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पहले तो कि बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहे क्लास 12th हो या नेट हो उसमें बनता ही बनता है, या कोई और पेपर हो। फिर पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, और फिर 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर और लीकेजेस और इंजेक्शंस के बारे में हम पढ़ने वाले। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो मैक्रो मतलब ही क्या होता है कि जो अपन पूरे सबके लिए बात करें। ठीक है, एक अपन ने पढ़ रखा है माइक्रो। माइक्रो मतलब ही क्या होता है? स्मॉल। ठीक है, और मैक्रो इसका जस्ट उल्टा होता है। जब अपन किसी लार्ज के लिए बात करते हो, किसी लार्ज के लिए बात करते हो, इकोनॉमी एज अ होल मतलब पूरी इकोनॉमी के बारे में बात की जाएगी। देखो, माइक्रो के अंदर अपन बात करते हैं किसी एक इंडिविजुअल की, कि भाई एक इंडिविजुअल की अपन ने बात कर ली या फिर एक हाउस होल्ड की अपन ने बात कर ली। ये सब अपन माइक्रो में बात करते हैं। लेकिन मैक्रो में अपन क्या करते हैं कि सारी कंट्री कि नेशनल इनकम क्या है। भाई मैंने यहाँ पे बात करी कि इंडिविजुअल की या एक हाउस होल्ड की इनकम कितनी है, या फिर एक कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं उनकी इनकम कितनी है। लेकिन मैक्रो में अपन बात करते हैं पूरी सबकी इनकम कितनी है। ठीक है, इसमें बात करेंगे कि एक इंडिविजुअल की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी करता है। यहाँ पर अपन सबकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या बात करते हैं? नेशनल इनकम की बात करते हैं मैक्रो में। एग्रीगेट एग्रीगेट मतलब क्या होता है? एग्रीगेट मतलब होता है ओवरऑल। ठीक है, एग्रीगेट मतलब होता है ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल इनकम की बात की जाती है। नेक्स्ट क्या है? ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट हो गया, या फिर ओवरऑल मतलब एग्रीगेट कंजप्शन कितना है। एग्रीगेट डिमांड की भी बात की जाती है। एग्रीगेट डिमांड की बात की जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई की बात की जाएगी। ठीक है, और जनरल प्राइस लेवल बोला जाता है। ठीक है, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात की जाएगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनकम थ्योरी। देखो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, अगर एमसीक्यू बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, ऐसे क्या बोला जाता है? इसको इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं सम बेसिक कंसेप्ट। अपन बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो सबसे बेसिक कंसेप्ट है स्टॉक और फ्लो। इसमें से आपको आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो, अगर ये टॉपिक आपके मेंशन है या नहीं भी मेंशन है, क्योंकि हर जगह ये वाला टॉपिक फिट हो जाता है। अगर आप कीन्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक फिट हो जाएगा, क्योंकि आप एमईसी पढ़ेंगे, आप एमआईसी पढ़ेंगे तो वहां पर भी फिट हो जाएगा। तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ये टॉपिक आपका आ रहा ही आ रहा है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, कि भाई इस टाइम पे अपन मेजर कर रहे हैं। जैसे सपोज आज की डेट है, आज है 31 मई, तो आज 31 मई को मैं ये मेजर कर रही हूँ। सपोज मैं अपने 31 मई को मैं अपना बैंक बैलेंस देखती हूँ। क्या देखती हूँ? बैंक बैलेंस मैं 31 मई को देखती हूँ। हो सकता है कि कल क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए, मैं विड्रॉ कर लूं या फिर मैं कुछ डिपॉजिट कर लूं। तो ये एक पॉइंट मतलब हो सकता है कि अभी नेक्स्ट ही टाइम में आज अभी मेरा बैंक बैलेंस सपोज कुछ भी मान लो आप, कि अभी सपोज बैंक बैलेंस कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है। ठीक है, तो अगली बार वो पर्टिकुलर अमाउंट हो सकता है नेक्स्ट ही सेकंड किसी ने पैसा डलवा दिया, या कभी मैंने विड्रॉ करवा दिया, तो वो क्या हो जाएगा? हाथों हाथ ही वो पैसा कम या ज्यादा हो सकता है ना, वो पैसा सेम तो नहीं रहेगा। तो इस वजह से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर किया था कि भाई अभी इस समय इतना है बैंक बैलेंस या इतना वो अमाउंट है, आगे चल के वो चेंज हो जाएगा। उसे बोला जाता है स्टॉक कंसेप्ट। वेरस जो फ्लो कंसेप्ट होता है वो ओवर ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम मतलब पूरा टाइम, मतलब पूरे साल इतना कमाया मैंने। ठीक है, पूरे साल की बात करेंगे। तो जब या पूरे वीकली या फिर कोई कोई भी टाइम, जरूर नहीं ईयरली बात करें, आप वीकली भी बात कर सकते हो, आप क्वार्टरली बात कर सकते हो, आप मंथली बात कर सकते हो, मतलब कोई भी पीरियड ऑफ टाइम। और ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। यही बेसिक डिफरेंस है। आगे वाले डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला डिफरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर एज फ्लो इज द पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर नॉट हैव टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन तो बताया नहीं मैंने आपको, मंथली करेंगे या मैंने बताया ना इस पॉइंट पे अभी 12 बजे मेरी इतनी हो रही है, इतनी मेरा बैंक बैलेंस है। ठीक है, 12 बजे मेरा इतना बैंक बैलेंस है। ठीक है, 12 बजे मैं अभी ये काम करूँ, बस अभी का ही है ना ये चीज। ठीक है, अब 12 बजे मेरे मेरे हाथ में इतने पैसे हैं, हो सकता है अभी हो जाए या कहीं और चले जाए। तो कहने का मतलब है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्लो होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे, इसमें टाइम डायमेंशन होता है। टाइम डायमेंशन जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया, मंथली हो गया, वीकली हो गया,
या फिर कोई और टाइम डायमेंशन। ये फिक्स्ड रहता है। स्टैटिक नेचर है, ये डायनामिक नेचर है। स्टैटिक मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो फिक्स्ड ही रहेगा ना। सपोज अगर मेरे पास 20,000 रुपए हैं, तो अभी तो 20,000 रुपए ही रहेंगे ना पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वो चेंज नहीं होगा। लेकिन ये डायनामिक नेचर है। ये अपन अलग अलग डेट पे अलग अलग होता है कि भाई 31 जुलाई को मेरी इतनी सेल हुई, फिर 1 मई को मेरी सेल कम हुई, या फिर वॉट एवर। तो ये टाइम डायनामिक होता है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, डायनामिक मतलब क्या होता है? चेंज होना। क्योंकि स्टैटिक मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। Stock influences the flow as much a greater amount of capital will lead to the greater flow of सर्विसेज। भाई देखो, स्टॉक की वजह से ही फ्लो होता है। आप एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए कि अगर आप स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोला जाता है, अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं होगी, सपोज आपके पास है ही नहीं, तो आप कैसे सेल करोगे? कुछ सेल नहीं कर पाओगे ना। तो स्टॉक की वजह से ही फ्लो हो पाता है। अगर स्टॉक वाला कंसेप्ट अगर अपन हटा दें, तो फ्लो वाला कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वापस रिपीट कर रही हूँ कि स्टॉक की वजह से ही फ्लो होता है। अगर फ्लो मतलब स्टॉक इन्फ्लुएंस करता है फ्लो को। अगर सपोज आपके पास, इसको एक एग्जांपल समझो, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपए के हिसाब से खर्च करोगे। अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो आप 2 लाख रुपए के हिसाब से खर्च करोगे। तो स्टॉक है ये, स्टॉक की वजह से ही फ्लो में चेंजेस आते हैं। अब ध्यान रखना, अब फ्लो भी स्टॉक को इन्फ्लुएंस करता है और स्टॉक भी फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है। दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप ये मत सोचना कि स्टॉक ही इन्फ्लुएंस करता है, फ्लो भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, सपोज मेरे पास अगर 1 लाख रुपए, मैंने उसको खर्च ही नहीं करा, तो वो स्टॉक के अंदर हो गया। तो स्टॉक भी इन्फ्लुएंस करता है और फ्लो भी इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है आपका बैंक। इसके कुछ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आता है। बैंक डिपॉजिट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट, नन ऑफ द अबव, बोथ। ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसमें बस आपका एग्जाम्पल बदल जाएगा। तो उसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। बैंक डिपॉजिट, कैपिटल, वेल्थ, इसको तो आप एज इट इज लर्न कर लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एमसीक्यू में आपका है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो या आप क्लास 12 का पेपर दे रहे हो या यूजीसी नेट दे रहे हो, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि बैंक डिपॉजिट क्या है, कैपिटल, वेल्थ, पॉपुलेशन, इन्वेंट्री, मनी सप्लाई। इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो आता है कई बार मनी सप्लाई। ठीक है, कई बार पूछा गया है मनी सप्लाई, या फिर कैपिटल कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, ये फ्लो कंसेप्ट है। इनकम, नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट मतलब पीरियड ऑफ टाइम की बताते हैं ना अपन, पूरे साल की इनकम इतनी हुई देश की। ठीक है, तो ये क्या होता है? इज अ फ्लो कंसेप्ट। आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन एंड चेंज इन इन्वेंट्री। भाई ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इन्वेंट्री मेंशन हो तो इज अ स्टॉक कंसेप्ट, लेकिन अगर चेंज मेंशन हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक टाइप का फ्लो कंसेप्ट होता है। अब फ्लो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो नाम में ही है। रियल फ्लो क्या होता है? जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। इसके अंदर होता है इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ मनी। भाई यहाँ पर क्या होता है कि मैं गुड्स आपको दूंगी, ठीक है, बदले में आप मुझे क्या देंगे? पे करेंगे, ठीक है, मनी देंगे। ठीक है, तो ये कैसा टाइप का फ्लो हो गया? रियल फ्लो। आपने एक जगह से, मैंने आपको गुड्स दिया और आपने मुझे उसका पैसा दिया। मनी फ्लो ऐसा नहीं होता। मनी फ्लो क्या होता है? सिर्फ वन साइडेड ही होता है। कैसा होता है ये? वन साइडेड ही होता है। ये भी पूछा गया है कि भाई, ये ध्यान रखना, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है मैंने, यहाँ मेंशन कर देती हूँ मैं। ये होता है बायलेटरल और ये होता है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड, मतलब एक ही साइड से एक ही इंसान देता जा रहा है। जैसे सपोज आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, वन साइडेड ही हुआ ना, बदले में आपने कोई पार्टी वार्टी नहीं दी। आपने मत सोचना कि आप बोल दो हमने तो पार्टी दे दी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो वन साइडेड ही हुआ ना कि कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, तो वो सारी चीजें, स्कॉलरशिप आपको मिल गई, ये सब क्या होता है? वन साइडेड होता है। तो ये सब मनी फ्लो में आता है, जबकि यहाँ पर दोनों होते हैं रियल फ्लो में। इट हैज लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, इसके अंदर बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आपको मतलब भाई देखो, गुड्स दो, आप किसी एक शॉप में गए, उसने आपको 10,000 रुपए बताया, किसी सपोज आपने कोई मोबाइल खरीदा, उसने आपको प्राइस 10,000 बोला, आपने बोला नहीं मैं तो 9,500 दूँ। तो ये थोड़ा बहुत बार्गेनिंग वगैरह चलता है। लेकिन कोई फ्री में आपको दे रहा है, तो आप क्या बार्गेनिंग करोगे कि नहीं यार मोबाइल ये नहीं यार ये दे दे? नहीं करेंगे ना अपन, जो मिलेगा ले लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर थोड़ी कम डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि यहाँ पर वन साइडेड है। ठीक है, इसको फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअल में आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। इसको नॉमिनल फ्लो बोला जाता है, इसका ऑल्टरनेटिव नेम है, ये आप याद कर लीजिए। अब आते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। जनरली 3 फेजेस बताए जाते हैं। कितने फेजेस हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी
आई थिंक सो, शायद सेट वगैरह में क्वेश्चन आया था कि भाई कितने फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो के, तो 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेजेस होता है जनरेशन फेज एंड प्रोडक्शन फेज, सेकंड होता है इनकम फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एंड लास्ट आता है एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजिशन फेज। तो जनरेशन फेज, पहला फेज क्या है, जनरेशन या प्रोडक्शन, मतलब कुछ ना कुछ आप जनरेट करोगे, ठीक है। इन दिस फेज द फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, कुछ ना कुछ गुड सर्विसेज यूज करेगी यूजिंग द फैक्टर सर्विसेज, मतलब फैक्टर सर्विसेज लेते हुए, मतलब फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, यहाँ लिख देते हैं, फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, फैक्टर सर्विसेज को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोला जाता है। क्या होते हैं ये, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का कहीं पे आपको ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, कहीं पे आपको एंटरप्रेन्योर मिलेगा, वो आपका अलग अलग होगा। तो लैंड, तो ये सब क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज, मतलब इन सब का यूज करते हुए क्या बनाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जाता है। इसको पहला फेज को बोला जाता है जनरेशन फेज। नेक्स्ट है आपका इनकम फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम फेज में क्या होता है कि अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, सेकंड फेज इन द सर्कुलर फ्लो इज इनकम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इन दिस फेज द फैक्टर इनकम दी जाती है सच एज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। भाई देखो लैंड के अंदर अगर लैंड यूज करी है, सपोज अपन एक यहाँ पे चीज बना लेते हैं, अपन बना लेते हैं यहाँ पर ये है हाउस होल्ड और ये है आपकी फर्म, ठीक है। अब फर्म क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, बदले में हाउस होल्ड क्या दे रहे हैं, हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं, लैंड, लेबर मैंने लिख दिया यहाँ पर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर एंटरप्राइज दे रहे हैं। अब फर्म बदले में इनको क्या देगी, का पैसा देगी, ठीक है, इनका पैसा देगी, किस फॉर्म में देगी पैसा, लैंड के फॉर्म में क्या मिलता है पैसा, रेंट, भाई जिसकी लैंड होगी उसको रेंट दिया जाएगा। लेबर को क्या दिए जाते हैं, वेजेस, ठीक है। कैपिटल पे क्या होता है, कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये क्या होते हैं, इनका ध्यान रख लीजिए, इनका नाम याद कर लीजिए, इनको बोला जाता है फैक्टर इनकम्स, ये इनकम दी जाती है, ठीक है। ये सारी इनकम जो मैंने लिखा है, क्या क्या इनकम हो गई, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि किस फेज में दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, नाम ही है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इनकम फेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन सब की हाउस होल्ड की क्या हो रही है, इसकी इस वाले फेज में हाउस होल्ड की इनकम होती है। एक्सपेंडिचर, आप सपोज आपको पैसा मिल गया, रेंट मिल गया, आप कहाँ पे खर्च करोगे उस रेंट को, कहीं ना कहीं वापस खर्च करोगे, तो बेसिकली वो पैसा किसके पास जाएगा, फर्म के पास ही जाएगा। अभी हमें पूरा पढ़ेंगे वन सेक्टर में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे आएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में जो भी इनकम रिसीव होती है, जो भी इनकम रिसीव होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, वो स्पेंड कर दी जाती है गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है, वापस। तो ये देख लीजिए, एक डायग्राम से भी समझा रखा है। सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, ठीक है, प्रोडक्शन जो भी होगा वो किसको दिया जाएगा, प्रोडक्शन होने के बाद इनकम होगी रेंट के फॉर्म में, ठीक है, या फिर वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में इनकम हो जाएगी, और फिर वो ही इनकम वापस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यहाँ पर वापस एक और एरो आ जाएगा, वापस वो एक्सपेंडिचर होगा, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर इनकम होगा, फिर एक्सपेंडिचर, और ये सो ऑन चलता जाता। अब ये देखिए दो सेक्टर का अपन बात करेंगे। मिनिमम देखो 2 सेक्टर होना जरूरी है, एक ही सेक्टर प्रोड्यूस करे, एक ही सेक्टर कंज्यूम करे तो वो पॉसिबल नहीं। तो मिनिमम 2 सेक्टर होता है, मैक्सिमम तो आप ले लो 5 सेक्टर भी होता है, लेकिन आपके कोर्स ज्यादा पूछा ही नहीं जाता इवन, ठीक है। तो क्या होता है, देखो यहाँ से है, यहाँ पर हाउस होल्ड है और यहाँ पर आपकी फर्म्स है। आप चाहो तो इधर हाउस होल्ड भी कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। जैसे अपन माइक्रो में पढ़ते हैं ना कि भाई लेफ्ट हैंड साइड ही बनेगा, राइट हैंड साइड, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। एरोज आप उस अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये क्या देंगे, फैक्टर सर्विसेज। सबसे पहला क्या होगा, फैक्टर सर्विसेज दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी, फैक्टर सर्विसेज। क्या थी फैक्टर सर्विसेज, मैंने आपको बताया भी था। फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, एफओपी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर। ये कैसा फ्लो है, रियल फ्लो है, बदले में आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए रियल फ्लो होता है।
ठीक है। अब आते हैं फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स, पैसा जा रहा है, सिर्फ मनी की ही बात हो रही है, बदले में कुछ नहीं हो रहा, तो ये फैक्टर पेमेंट सर, इसको क्या दिया जाएगा, बदले में दिया जाएगा वेजेस, रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। किसको दिया जाएगा, कौन देगा, प्रोड्यूसर देगा हाउस होल्ड को। ठीक है। और प्रोड्यूसर क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज, एक सेकेंड, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है तो वो क्या होता है, हमेशा रियल फ्लो होता है। ठीक है, चाहे वो सर्विसेज हो, गुड्स की बात हो या सर्विसेज की बात हो, हमेशा क्या होगा, रियल फ्लो। जहां सिर्फ पैसे की बात होगी वो हमेशा मनी फ्लो ही होता है। और ये क्या कर देते हैं, पैसा मार्केट के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, मतलब फर्म से यही सारा का पैसा जो मिलता है वो कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज में परचेज करने में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा हो गया। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका एक बार हो गया। एक बार वापस मैं आपको समझा देती हूँ इसके अंदर क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली क्वेश्चन जो आता है ना वो इसी सेक्टर में से ही आता है इजी, लेकिन आता भी इसी सेक्टर में से ही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है आपका गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले आप ध्यान रखिए क्या होगा, फैक्टर सर्विसेज दी जाएंगी। फैक्टर सर्विसेज कौन किसको देगा, हाउस होल्ड देगा, किसको, फर्म को देगा फैक्टर सर्विसेज। बदले में फर्म क्या देगी, यहाँ पे फैक्टर पेमेंट देगी। ठीक है, फैक्टर पेमेंट देगी। और हाउस होल्ड को क्या दिया जाएगा, फर्म और हाउस होल्ड को क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज देती है। हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, एक्सपेंडिचर करके देता है। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, कुछ अजम्पशंस हैं भाई, हमेशा अजम्पशन के बिना कुछ नहीं चलता है इकोनॉमिक्स में। तो अज्यूम किया है अपन ने कि सिर्फ दो ही सेक्टर होंगे, बाकी और सेक्टर्स नहीं होंगे। दो सेक्टर के नाम भी बता दिए, हाउस होल्ड और फर्म ही होगा। फर्म्स हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म। हाउस होल्ड ही भाई, देखो कहीं और से नहीं आएगा। आप बोलो नहीं भाई हम तो फॉरेन से लेबर मंगाएंगे, अब इसमें वो पॉसिबल नहीं है। अपन मांगेंगे कि भाई हाउस होल्ड ही आपको लेबर प्रोवाइड करेगा, और कोई, आप बोलोगे मैं तो बैंक से कैपिटल लूंगा, नहीं। अभी वो सारे अपन ने अज्यूम कर रखा है कि वो सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, पॉसिबल नहीं है इसमें। फैक्टर हायर फर्म फ्रॉम द हाउस होल्ड, मैंने आपको बता दिया। हाउस होल्ड स्पेंड, हाउस होल्ड अपनी पूरी इनकम ही कंजप्शन में बिताते हैं, मतलब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का इसमें अपन ने कुछ रोल नहीं पढ़ा है। आगे वाले फैक्ट सेक्टर्स में होता है, लेकिन अपन ने इसमें नहीं पढ़ा। फर्म सेल प्रोड्यूस द हाउस होल्ड, फर्म अपना बाहर बाहर कहीं पे भी नहीं बेचेगा सारा, या गवर्नमेंट को भी नहीं बेचेगा, सिर्फ किसको बेचेगा, हाउस होल्ड को बेचेंगे। एंड नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, मैंने आपको पहले बता दिया कोई गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड इसके अंदर नहीं होता। नेक्स्ट है आपका 3 और 4 सेक्टर, मैंने एक साथ क्यों बता दिया है मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। 3 और 4 सेक्टर के अंदर क्या है, देखिए बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया कि क्या करते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड क्या करते हैं, कंजप्शन। ये तो भाई जो चल रहा था वो तो चलेगा ही चलेगा, मतलब जो सेक्टर आपका जो चल रहा था वो सब तो होगा ही होगा। मतलब अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने हाउस होल्ड और फर्म के बारे में ये चीज तो पढ़ी ली थी ना, ये चीज तो अपन ने पढ़ी ली थी। क्या पढ़ा था कि ये देंगे फैक्टर सर्विसेज, बदले में इनको क्या मिलेगा, फैक्टर इनकम मिलेगी। फैक्टर इनकम अपन पढ़ चुके हैं, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, फैक्टर इनकम हो गया। अब यहाँ पर एक और सेक्टर आ गया, एक और सेक्टर क्या आ गया है, एक तो और सेक्टर आ गया है गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, गवर्नमेंट आ गया। अब गवर्नमेंट भी क्या होगा, गवर्नमेंट क्या होगा कि जो फर्म होगा, फर्म क्या करेगी, फर्म क्या भरेगी, टैक्सेस। भाई सरकार से हमारा क्या रिश्ता है, टैक्सेस देने का। ठीक है, अपन टैक्सेस देंगे, चाहे हाउस होल्ड हो चाहे फर्म हो, टैक्सेस मिलेगा। फर्म को क्या दी जाती है, हमेशा सब्सिडीज दी जाती हैं। ठीक है, और हाउस होल्ड को क्या दिया जाता है, ट्रांसफर पेमेंट, मतलब जिसके बदले में आपको कुछ नहीं देना। जैसे हो गया आपका स्कॉलरशिप, ट्रांसफर पेमेंट होती है। ओल्ड एज पेंशन, ट्रांसफर पेमेंट होती है, ये आपको सरकार देगी। सरकार और आपको क्या देगी, फैक्टर पेमेंट, मतलब अगर सरकार ने कोई आपका लेबर हायर किया, या कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट ले लिया आपने, किसी शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, या कुछ भी किया आपने, या लेबर, सरकार सरकार को अगर हॉस्पिटल में काम कराना है तो आपसे तो लेबर लिया जाएगा, आपको फैक्टर पेमेंट का पैसा सरकार भी देगी, साथ में कौन देगा, फर्म भी देगी। हाउस होल्ड को दोनों चीजें मिलती हैं, फैक्टर पेमेंट का पैसा सरकार भी देगी और फर्म भी देगी। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर ये भी आपको दिया जाएगा, मतलब पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, सरकार इनको भी पेमेंट देगी। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सरकार को, फर्म को भी दिया जाएगा।
लास्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिट। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर रह गई है, वो है फाइनेंशियल मार्केट। मैंने आपको नहीं बताया, फाइनेंशियल मार्केट का सिर्फ इतना सा ही रोल है कि सेविंग हम करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट क्या है आपका? बैंक्स हो गई, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। यहाँ पर क्या होगा, हम सेविंग करेंगे या फिर उधार लेंगे। सेम गवर्नमेंट भी यही चीज करेगी, हाउस होल्ड भी यही चीज करेंगे, फर्म भी यही चीज करेगी। ठीक है, अगर आपको 3 सेक्टर बोल दी तो आप गवर्नमेंट को इग्नोर कर देना, गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, बस यही चीज होती है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट आ जाता है। 4 सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो जाता है, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। लास्ट आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आप क्लास 12th में है तो डायरेक्ट डिफरेंस आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि लीकेजेस मतलब ही क्या होता है कि आपको मनी सप्लाई क्या करनी है, कम करनी है। ठीक है, इंजेक्शन मतलब ही क्या होता है कि आपको मनी सप्लाई क्या करनी है, बढ़ानी है। तो दीज फ्लो वेरिएबल्स होते हैं जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। किस कैसा इम्पैक्ट होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट होता है प्रोडक्शन और इनकम के ऊपर। और दीज आर विड्रॉल्स होते हैं। विड्रॉवल्स मतलब ये निकाले जाते हैं। अपन को मनी सप्लाई कम करनी होगी तो ऑब्वियसली बात है, अपन को थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, सप्लाई को कम करना पड़ेगा। इनका इंजेक्शन का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है प्रोडक्शन और जनरेशन पे। दीज आर एडिशंस, ये क्या होते हैं? एडिशंस होते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ एड ऑन किया जाएगा। ठीक है, ये होगा रिड्यूस फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन। ये आपका इनकम को क्या करेंगे, कम कर देंगे। ये आपकी डिमांड को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे सेविंग है, अगर आप सेविंग को बढ़ा दोगे तो आप डिमांड ऑटोमेटिकली क्या कर दोगे, कम कर दोगे। टैक्सेशन अगर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें जस्ट उल्टा है। इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ जाएगा तो आपकी मनी सप्लाई भी आपकी बढ़ जाएगी। कंजप्शन आपका बढ़ जाएगा तो मनी सप्लाई भी आपकी बढ़ जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगला वीडियो किस पे चाहिए ये भी बताइए, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर पीपीटी चाहिए तो ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो।